हेलो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट यूनिट है। यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर हो जाता है और आपका काफी एक अच्छा हिस्सा कवर हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आपको क्वेश्चन आना पक्का है और अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। कुछ नहीं तो भी 10 मार्क के क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आराम से आ सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10% आपका कवर करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एजेंसी ये एक अपना लास्ट टॉपिक है। तो एजेंसी यानी क्या, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। तो डायग्राम्स बना के मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में एजेंसी जो होती है ये कैसे क्या काम करती है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। तो देखिए, अब मैं तो आप जानते ही हैं, मैं बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन चुका हूं, साथ में मेरे बहुत अच्छी क्लासेस भी चलती है। तो क्लासेस क्या, ये सेकेंडरी है, मेन तो अपना बिजनेस है, ऑफिस है, तो ये सब चीज चलती है और साथ में क्लासेस भी हम चलाते हैं। अब मेरा काम इतना बढ़ चुका है कि मेरे को काफी दिक्कत आती थी। अब मैं रहता हूं इस शहर में, मेरे को दूसरे शहरों में भी बहुत ज्यादा, दिल्ली वगैरह में भी बहुत ज्यादा जाना आना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी हमारे क्लासेस की बहुत सारी सेल होती है। अब क्या होता है, मैं कुछ टाइम यहाँ रहता हूँ, कुछ टाइम वहां रहता हूँ, तो मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होते जा रहा है। अब मेरे को ध्यान आता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि दिल्ली में गया था, जो कि सीए कर रहा था, फिर बाद में सीए नहीं हुआ, बेकॉम है ना, बीकॉम करके वो वहां पे काम कर रहा है। अब वो काम कर रहा है तो कुछ खास सैलरी नहीं मिल रही है, अब वो भी टेंशन में है, वो भी नया जॉब ढूंढते रहता है। तो मैं उसको यहाँ से फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ देख भाई, तू वहां पे अब कुछ भी कर ले, तेरे को कितना मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा तेरी ग्रोथ तो होना वहां पे संभव नहीं है। तो एक काम कर, तू मेरे लिए काम कर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से अपने गुड्स जो है वो वहां पे भेज दिया करूंगा, तेरे को भेज दिया करूंगा। मैंने जैसे ही तेरे को गुड्स भेजा, फिर तेरा वहां पे काम चालू हो जाना चाहिए, तूने उन गुड्स को बेचना है। वो बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा मेरा है, उसमें से मैं तेरे को कुछ हिस्सा दूंगा, इसको हम बोलते हैं कमीशन। तो यहाँ पे मैंने जब उसको अपॉइंट किया, तो क्या वो ओनर हो गया क्या उन गुड्स का? तो नहीं। ओनर कौन है? ओनर मैं ही हूं। तो मैं समझो कि मैं पी हूं, मिस्टर पी, मैं गुड्स भेज रहा हूं मिस्टर ए को। ए मेरा फ्रेंड है, ए दोस्त। मैं बोला सुन, तो मेरे दोस्त को मैंने गुड्स भेज दिया। इसमें सनी देओल बैठा है, सनी देओल निकला गड लेके और गुड्स जा रहे हैं। गुड्स का यहां पे क्या ट्रांसफर हुआ है, फिर से ध्यान दो, पोजीशन। पोजीशन हमने दे दिया है ए को, मिस्टर ए को। और ओनर कौन है? ओनर है मिस्टर पी। तो पी ने अपने बिहाफ पे ए को बोला कि तुम यहां पे इन गुड्स को सेल करो। तो यहां पे ये जो अथॉरिटी दी गई है, तो यहां पे थर्ड पार्टी से जितने भी डील करने की अथॉरिटी दी गई है, ये क्या ए खुद के लिए कर रहा है क्या काम? तो नहीं, ए ये कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ पी। तो पी जैसा बोलेगा वैसा उसको कार्य कंप्लीट करना है। तो इसीलिए यहां पे ये पार्टीज जो होती है ना, ये दो पार्टीज पी और ए, तो पी को क्या बोलते हैं हम? तो पी का नाम होता है प्रिंसिपल। तो पी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ये मिस्टर पी प्रिंसिपल कहलाता है। और मिस्टर ए क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं एजेंट। और इस पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब यहां पे एजेंट को क्या क्या अथॉरिटी है? तो आपने एक डेफिनेशन पढ़े थे, मर्केंटाइल एजेंट। अगर ये यहां पे क्या है, ये मर्केंटाइल एजेंट है, बिजनेस एजेंट है। तो मर्केंटाइल एजेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन किया है। तो इसको क्या क्या अथॉरिटी थी? तो इसको अथॉरिटी है टू बाय गुड्स, टू सेल गुड्स और इवन टू प्लेज गुड्स, और कंसाइन भी कर सकता है। तो अपन यहां पे वही 3 अथॉरिटी लिखते हैं। इसको अथॉरिटी क्या क्या है? अथॉरिटी टू बाय, टू सेल एंड टू प्लेज। मीन्स ए, जो मैंने गुड्स भेजा हूं यहां से, इन गुड्स को ए बेचेगा। ठीक है, तो ए उसको सेल कर सकता है। दूसरी चीज वो क्या कर सकता है? ए इन गुड्स को प्लेज कर सकता है, गिरवी रख दिया कहीं और यहां से पैसे उधारी ले लिया उसने, तो ये किया जा सकता है। तीसरी चीज वो क्या कर सकता है? तो ही कैन इवन बाय। जैसे समझो मेरे को कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि इसको भेजना था, लेकिन अभी आगे वाला व्यक्ति अर्जेंसी पे है, उसको ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को अभी के अभी गुड्स चाहिए। अब अगर मैं यहां से भेजूंगा तो इसको टाइम लगेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो थर्ड पर्सन है इसको गुड्स तुरंत चाहिए और एजेंट के पास गुड्स नहीं है, यहां से गुड्स आने तक रुकने का टाइम भी नहीं है,
तो मैं इसको बोल सकता हूं तू यहीं पे बाय कर ले और इसको सेल कर दे। तो यहां पे इवन एन ऑथोरिटी टू बाय भी दी जा सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा पैसा, द मनी। ये पैसा है किसका, तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये पैसा रहेगा मिस्टर पी का। ठीक है, तो मिस्टर ए इसको खुद के पास नहीं रख सकता। ये जो पैसा है, ये पैसे पे अधिकार किसका है, ये पैसे पे पूरा अधिकार है पी का। लेकिन इसको इसके बदले क्या मिलेगा, तो एजेंट को कमीशन मिलता है यहां। अब ध्यान दो, बताओ क्या यहां पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, जब मैंने अपॉइंट किया मिस्टर ए को कि तुमको मेरे बिहाफ पे गुड्स को बेचना है, तो बताओ क्या मैंने उसको कुछ चीज दिया या क्या उसने मेरे को कोई चीज दिया, तो नहीं। तो ऐसे केसेस में यहां पे कोई कंसीडरेशन नहीं होता, नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड। फिर से आपको ध्यान देना है, नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन कब, टू क्रिएट एन एजेंसी। हम ये नहीं बोल रहे उसमें कभी भी कंसीडरेशन नहीं रहेगा, आगे चल के उसमें कंसीडरेशन आएगा, बट एट प्रेजेंट जब हमने इसको अपॉइंट किया तब कंसीडरेशन नहीं है। हाँ, जब ये सेल करेगा तब उसको अधिकार है कि उसको कमीशन मिल जाए। ठीक है, और ये जो पैसा है, ये पैसे को वो हमको वापस करेगा। ठीक है, तो ये मनी ही विल रीपे। तो इसको जो भी अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट, तो ये मनी में से ये कुछ चीजें माइनस भी करेगा। क्या क्या माइनस करेगा, तो ये मनी में से एक्सपेंसेस माइनस करेगा। एक्सपेंसेस उसके कोई खर्चे हुए हैं इन गुड्स को बेचने के लिए, वो कुछ एडवांसेस के रूप के होंगे पैसे जो उसको मिले होंगे, तो वो माइनस करेगा, और खुद का कमीशन माइनस करेगा। ठीक है, और ये जितना भी पैसा बचता है इसके बाद, इसको हम बोलते हैं नेट रेमिटेंस। तो ये जो नेट रेमिटेंस है, ये उसने देना चाहिए मिस्टर पी को। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये दिया जाएगा। ग्रॉस अमाउंट पूरा का पूरा नहीं देगा जो उसको आया। ठीक है, तो वो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो दे देगा। अब यहां पे देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही यहां पे मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो एजेंट क्या होता है, एजेंट ड्रॉप्स आउट, वो बाहर हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट से। एजेंट ड्रॉप्स आउट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बनता किसके बीच में है, तो मिस्टर पी और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया भले एजेंट के द्वारा है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बनता किसके बीच है, तो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच बाइंडिंग रिलेशंस ये क्रिएट करता है। तो यहां पे इसीलिए प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस्टर ए जो है ये किसके लिए काम कर रहा है, तो मिस्टर ए इज वर्किंग ओनली फॉर मिस्टर पी। पी के बिहाफ पे मिस्टर ए कार्य कर रहा है। तो इसीलिए ए खुद के लिए काम नहीं कर रहा। तो ए अगर कॉम्पिटेंट नहीं भी रहा तो चलता है। तो ए कैन बी एनी पर्सन। यहां पे आपको वर्ड्स दिखेंगे, एजेंट कैन बी एनी पर्सन। तो एजेंट कौन रहेगा, तो आपको ध्यान देना है यहां पे, एजेंट कैन बी एनी पर्सन। यानी इवन एक माइनर को मैं एजेंट अपॉइंट कर सकता हूं। लेकिन जब माइनर को मैं एजेंट करूंगा ना अपॉइंट, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अभी क्या है, जैसे मैंने यहां गुड्स भेजा, इसने कुछ गड़बड़ किया थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में, तो मैं तो इसको पे करने को लायबल रहता हूं, बट मैं अल्टीमेटली ए से रिकवर कर सकता हूं। लेकिन अगर यहीं पे इसी कॉन्ट्रैक्ट में ए अगर माइनर है, तो माइनर लायबल नहीं रहेगा। तो मैं अगर एजेंट कुछ गड़बड़ करता भी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को गुड्स इसको देना है, और अल्टीमेटली मैं इससे जो रिकवर करने का राइट रखता था, तो ये मैं खो दूंगा अगर मिस्टर ए माइनर निकलता है तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको माइनर को अपॉइंट करने में कोई गड़बड़ नहीं है। आप माइनर को अपॉइंट करो, अनसाउंड माइंड को अपॉइंट करो। एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, कुछ तो भी करते रहता है, तो उसको आप अपॉइंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ गड़बड़ कर देगा, वो रीजनेबल केयर वगैरह नहीं करता, यहां पे भी बेलमेंट जैसे ही हो रहा है, पोजीशन दिया जा रहा है, तो यहां पे भी इसका काम क्या रहेगा, रीजनेबल केयर वगैरह करना। लेकिन अगर ये नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में पी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम ए, क्योंकि ए माइनर है। अगर वो माइनर नहीं होगा, मेजर पार्टी होगी, प्रॉपर पार्टी होगी, तो ऐसे केसेस में
ए से रिकवरी की जा सकती है, बट वो अगर माइनर है या अनसाउंड माइंड का है तो रिकवरी नहीं की जा सकती। तो यही टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहलाता है। यहाँ पे अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर पी को पैसा नहीं देती अल्टीमेटली तो नुकसान किसका है, तो नुकसान तो पी का ही है, क्योंकि इसने जैसे ही सेल किया तो इसको कमीशन का अधिकार यहां पे बन गया। तो अगर यहां पे पैसा नहीं मिलता है तो थर्ड पार्टी अगर इसको पैसा नहीं देगी तो नुकसान है पी का। लेकिन ऐसी गड़बड़ ना हो इसीलिए ए के ऊपर कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डालते हैं। एक आपने पिछले साल पढ़ा था सीपीटी लेवल पे डेल क्रेडर कमीशन। तो डेल क्रेडर कमीशन यानी क्या, हम बोलते हैं कि भाई अगर कोई नुकसान होंगे, बैड डेब्ट्स होंगे तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे, लेकिन इसके लिए इसको कमीशन के ऊपर एक और कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन नॉर्मल प्लस इसको डेल क्रेडर दिया जाता है। ठीक है, तो डेल क्रेडर कमीशन इसको दिया जाता है। तो यही टोटल जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब इसको हम वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट के हिसाब से देखते हैं। एक व्यक्ति रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा रिप्रेजेंट होने दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा रिप्रेजेंट होने दे रहा है। तो यही डेफिनेशन है। अब एजेंसी की डेफिनेशन नहीं है, अपन इसे कोई देखते हैं कि किस रिलेशन को कैसे क्या डिफाइन किया है। तो देखो वर्ड्स क्या बोलते हैं यहाँ पे, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विथ थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो एजेंट यानी वो व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है टू रिप्रेजेंट और टू वर्क फॉर एनी अदर पर्सन इन ए प्रिंसिपल। द पर्सन फॉर whom such an act is done or who so represented is called as the principal। ठीक है, तो प्रिंसिपल वो है जो रिप्रेजेंट हो रहा है और एजेंट वो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलते हैं। एजेंसी वर्ड की कहीं भी आपको डेफिनेशन नहीं दिखेगी पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल भी दिए हैं वहां पे, ए ने बी को अपॉइंट किया कि 10 बैग्स ऑफ शुगर खरीदो मेरे बिहाफ पे। ए प्रिंसिपल हो गया और बी एजेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंसी बोलेंगे। तो एजेंसी की डेफिनेशन जो निकल के आती है, क्योंकि डिफाइन नहीं किया है, तो एजेंसी की डेफिनेशन जो निकल के आती है वो ये बोलती है, एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वन पर्सन एंड अनदर वेयर द फर्स्ट मेंशन्ड पर्सन brings the second mentioned person into legal relation with others। ठीक है, तो एजेंट brings the principal in legal relation with others। फिर the functions for an agent of an agent is essentially to bring about contractual relations between the principal and third parties in a way therefore agent is merely a connecting link। तो आपको ये ध्यान रखना है, he is only a connecting link and he drops out and ceases to be a party to the contract एंड द कॉन्ट्रैक्ट बाइंड्स द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, जैसा कि उन्होंने खुद किया है। ठीक है, तो मान लिया जाएगा उन्होंने खुद किया है। ठीक है, तो अब द रूल ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम क्वे फैक्टी पर एलियम फैक्टी पर से। उसी का मतलब है ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। तो जो दूसरे के थ्रू कार्य करा रहा है, मान लिया जाएगा वो खुद ही उस कार्य को कर रहा है। दो इंपॉर्टेंट जनरल रूल्स है। एक, वेर एवर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वॉट एवर अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू डू मे डू बाय हिमसेल्फ, जो वो खुद कर सकता है, ही मे डू थ्रू एन एजेंट। तो जो मैं कार्य खुद कर सकता हूं वो मैं एजेंट के थ्रू कर सकता हूं। और दूसरा रूल, ही हु डज थ्रू अनदर डज बाय हिमसेल्फ। उसने किया है लेकिन मान लिया जाएगा मैंने किया है। ठीक है, तो मैं जो जो कार्य कर सकता हूं उसके लिए मैं एजेंट को अपॉइंट कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। तो मैं अगर बैलेंस शीट साइन करना है कुछ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह साइन कर रहा हूं, तो ऐसे केसेस में मैं बोल सकता हूं कि एजेंट को कि साइन कर दे, आर्टिकल को बोल सकता हूं कि भाई तू साइन कर दे, तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पर्सनल क्वालिफिकेशंस के काम को आप एजेंट के थ्रू नहीं कर सकते। फिर इवन ऐसा भी हो सकता है जैसे डॉक्टर का केस, तो दो डॉक्टर है, लड़का है और उसके पिताजी दोनों डॉक्टर है। अब बड़े डॉक्टर साहब से हमने ऑपरेट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो ये नहीं बोल सकते कि मेरा छोटा बेटा करेगा, भले ही वो भी व्यक्ति ये है, डॉक्टर ही है, बट स्टिल ऐसा नहीं बोला जा सकता कि वो इसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। ठीक है, तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो जैसे इवन एक शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट है, समझो एक पप्पू है, उसकी शादी हो रही, अब वो बोल सकता है कि पप्पू को कि यार मेरे को आज इच्छा नहीं हो रही। भाई पप्पू बोल सकता है क्या किसी को कि भाई मेरी आज इच्छा नहीं हो रही, तो वो आपको बोल रहा है कि भाई तू कर लेना शादी, मजे आपके। तो खैर, तो ऐसा बोला जा सकता है,
लेकिन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में कभी नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट खुद ही करना पड़ता है। फीचर्स ऑफ एजेंसी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वैसे ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया हूं। एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। ठीक है, तो एक कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हु में एम्प्लॉय यानी कौन कर सकता है, तो प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कौन हो सकता है, तो अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर हु में बी एजेंट, एनी पर्सन। ठीक है, तो एनी पर्सन कैन बिकम द एजेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है एनी पर्सन, कोई भी एजेंट बन सकता है। फिर नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। ध्यान रखना, कभी एमसीक्यू वगैरह टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स है। फिर डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड सर्वेंट। अब एजेंट और सर्वेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। सर्वेंट यानी क्या, तो उसको मैंने एम्प्लॉय किया हूं और उसको बोला हूं कि तू ये काम ऐसे ही करेगा, तो उसको मैंने जैसा बोला हूं वैसे ही करना है। ठीक है, तो जैसे अपना रामलाल है, रामलाल को बुलाया ठाकुर साहब ने, ठाकुर साहब थे ना, हाथ नहीं थे उनके, तो ठाकुर साहब ने रामलाल को बुलाया, रामलाल, रामलाल आता है, सब काम उनके करके देता है। तो ये एजेंट है क्या, नहीं, ये सर्वेंट है। ठीक है, तो सर्वेंट डायरेक्टली जैसा बोला वैसे ही करेगा, लेकिन एजेंट जो है ही हैज अ वाइड डिस्क्रिशंस। उसको जैसे अब मैंने बोला हूं कि सेल करना है, लेकिन वो सेल कैसे करना है वो खुद करेगा। ठीक है, तो वो जैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, तो छोटे मोटे कुछ खर्चे करना है, ये सब वो कर सकता है। बट सर्वेंट वैसा नहीं, सर्वेंट को क्या करना है और कैसे करना है दोनों चीज बताई जाती है। और भी कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस है, एग्जाम में ऐसे आने के चांस थोड़े कम है, बट अपन फिर भी इसको देख लेते हैं। तो एजेंट बाइंड कर सकता है, सर्वेंट बाइंड नहीं कर सकता, वैसे ये मेजर एक डिफरेंस है। तो देखो, एजेंट हैज द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ही कैन बाइंड द प्रिंसिपल, बट सर्वेंट हैज नो सच अथॉरिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल, बाइंड इज मास्टर। फिर पावर्स, एन एजेंट कैन क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज, बट सर्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मास्टर। हाँ, लेकिन अगर ऑथोराइज किया है तो फिर वो किया जा सकता है। जैसे मैंने कोई काम करने बोल दिया, मैंने बोल दिया अपने आगे सर्वेंट को, मैं बोला जा थोड़ा किराने की दुकान से चाय पत्ती ले आ, तो ऐसे केस में मैंने जितना बोला उतना कार्य किया जा सकता है। फिर रेस्ट्रिक्शंस, एजेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल और सुपरविजन नहीं है, उसको बहुत सारे डिस्क्रिशंस है, वो जैसा चाहे उसको कर सकता है। बट सर्वेंट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मास्टर एंड इज बाउंड टू ओबे देम ऑल द रीजनेबल ऑर्डर्स, उसको पूरे के पूरे सुनना है। ईल्ड, ईल्ड यानी बदले में क्या मिलता है, तो एजेंट को मिलता है कमीशन और सर्वेंट को मिलता है सैलरी या वेजेस। लायबिलिटी, प्रिंसिपल लायबल होता है फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द एजेंट, लेकिन मास्टर लायबल नहीं होता। मास्टर लायबल कब रहेगा, सिर्फ दे आर कमिटेड, इफ दे आर कमिटेड विद इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उसने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम मैंने उसको बोला था, उसमें गड़बड़ किया तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन हमेशा मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ऑब्लिगेशन, एन एजेंट में वर्क फॉर सेवरल प्रिंसिपल्स एट अ टाइम, बट अ सर्वेंट यूजुअली सर्व्स वन मास्टर। अब ये कोई ऐसा डिफरेंस बहुत मेजर नहीं है, बट अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है, अगर आपने मैनेजमेंट कभी पढ़ा है, तो आपने मैनेजमेंट में एक रूल पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति को सर्व करना चाहिए। एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट में, वन हु सर्व्स टू मास्टर्स सर्व्स नन, यानी एक व्यक्ति दो जन को सुन रहा है तो बराबर है, कोई एक की भी अच्छे से नहीं सुन पाएगा, एक के भी डायरेक्शंस पूरे नहीं कर पाएगा। और इसीलिए यहां पे हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि जनरली जो सर्वेंट होता है ये एक ही व्यक्ति के लिए सर्वेंट करके काम करता है। अब टाइप्स ऑफ एजेंसी, दो प्रकार की एजेंसी हो सकती है। टाइप्स ऑफ एजेंट जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, तो एक जनरल एजेंट, दूसरा स्पेशल एजेंट। मिस्टर के तो नहीं, मिस्टर के नहीं, ठीक है। तो मिस्टर के तो आपने देखा है, मूवीज देखते रहते हैं आप, मिस्टर जे, मिस्टर के, एलियन से लड़ रहे हैं। खैर, हम वापस आते हैं पर्टिकुलर एजेंट और जनरल एजेंट। जनरल एजेंट यानी क्या, तो मैंने एक पर्टिकुलर कोई एक बिजनेस है और वो बिजनेस की सब अथॉरिटी दे दिया हूं एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया जनरल एजेंट, क्योंकि वो पर्टिकुलर बिजनेस को पूरा वो मैनेज कर सकता है। लेकिन वहीं पे एक पर्टिकुलर एजेंट या स्पेशल एजेंट कौन होगा, जैसे एक पर्टिकुलर मकान है, मैं बोला ये मकान तेरे को बिका के देना है, तो बस वो उतना ही कार्य करेगा, वो उस मकान को बिकाने के लिए जो जो जरूरी है उतने कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी को एक जनरल एजेंसी दिया हूं तो वो फिर सब प्रकार के काम कर सकता है जो मैं कर सकता हूं।